मेरा नाम है अमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करने जा रहे हैं। सो इसमें हम यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। सो यूनिट नंबर 3 में जैसे कि हम पढ़ेंगे S1 और S2 रिएक्शंस कौन सी होती हैं और कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं S1 और S2 को रिएक्शन, और साथ ही साथ कुछ हम पढ़ेंगे कंपाउंड, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में और उनकी यूजेस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में ये 3 टॉपिक करने हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कि व्हाट इज़ द S1 और S2 रिएक्शन क्या होती हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं S1 और S2 रिएक्शन को, और साथ ही साथ कुछ ये कंपाउंड है जिनकी हम स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, सो दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारा ही चैप्टर जो है उसी के बेस पे है। ठीक है ना। सो थोड़ा सा ये कि S1 रिएक्शंस क्या होती हैं, S2 रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की अगर बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ये आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिक्स हम पहले तैयार करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी रिप्लेसमेंट एक कंपाउंड में जब दूसरा कोई कंपाउंड ऐड कर देते हैं उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेटर रह के भी वो इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा क्रिकेटर आता है तो उसको उससे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, सो हम इस पे देखते हैं अपनी केमिस्ट्री में कि रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन अ कंपाउंड। कहता है कोई भी हम कंपाउंड है, जो हमारा कंपाउंड है, अगर हम उसमें एक एटम, एक से ज़्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ज़्यादा एटम्स, एक एटम ज़्यादा एटम को एक ग्रुप में हम रिप्लेस करते हैं, लाइक दिस इज़ माय ग्रुप, ये कोई ऐसा एक ग्रुप है, ये मैंने ऐसे ग्रुप है, सो इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, सो इसके साथ हम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे कुछ और लगा देते हैं। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन के द्वारा आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर कराते हैं। लाइक ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दोस्तों ये ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब जो लविंग होता है। सो हमने यहाँ पर जब इसको अटैक करवाया तो इसने क्या किया कि ये क्यू जो था, इलेक्ट्रोफिलिक जो था, ये यहाँ पर आ गया, इस पर तभी मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, यहाँ पे आ गया और ये मेरा क्या बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये न्यूट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा रिएक्टेंट है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्टेंट पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पर ऐसा एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा और न्यूक्लियोफाइल हमारा ऐसे बन जाएगा और जो बाद में प्रोडक्ट होगा वो ये बार की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी भी रिएक्टेंट पे तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कोई रिएक्टेंट पे तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई भी एक कंपाउंड में हम एक ग्रुप चेंज कर दें या कोई उसकी जगह कोई एक ग्रुप कर दें या एक से ज़्यादा कोई भी कंपाउंड में एक एटम चेंज कर दें या एक से ज़्यादा एटम चेंज कर दें, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए था, इसी बेस पे ही सारा जो है चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आगे डेफिनेशन, ये भी इसकी डेफिनेशन है। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। सो ये हमारा एक रिएक्टेंट है जिसमें ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इसमें ये क्या है, ये सारा टर्शरी क्योंकि 3 है ना, सो कार्बन के साथ उसके तीनों तरफ अगर ये मिथाइल ग्रुप लगे तो उसे टर्शरी मिथाइल बोलते हैं। उसके साथ हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्राइक करवाया और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी और कार्बन के साथ तीन जो मिथाइल ग्रुप लगे, साथ में साथ अल्कोहल ये लगा। ठीक है ना, ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि 3 तो कार्बन यही है और चौथा ये है। ठीक है, सो दोस्तों ये हम इस पे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द वन रिएक्टर। क्या अब इसी पर ही सारा रिएक्शन जो है इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना और कम होना, रेट फास्ट होना रिएक्शन रेट, अगर रिएक्शन स्लो हो रही है, कम हो रही है, तो उसकी यही जो रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में बताया है कि जब पूरे, अगर ये जो रिएक्टेंट है इसके ऊपर, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रिएक्शन का फास्ट होना या स्लो होना है, मतलब रेट को उसको भी बोलते हैं, रेट का मतलब फास्ट होना या स्लो होना इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही निर्भर है। सो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो
SN1 का मैंने यहाँ पर एक और मतलब भी लिखा है, आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, ठीक है। सो अल्काइल और हलाइड हैलोजन ग्रुप लगाओ, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। सो अब बेसिक हम देखते हैं। अब पहला स्टेप है इसमें दोस्तों, 2 स्टेप है। जो पीछे वाला स्टेप है वो ही मैं उसको एक बारी उसको मैंने तोड़ कर मैंने लिखा है, ठीक है। उसको जो पहला था ये क्या था मेरा टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 कार्बन लगे हैं, एक जो ये कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सो यहाँ पर मैंने टर्शरी और ब्यूटाइल, क्योंकि 4 जो है ये कार्बन लगे इसलिए ब्यूटाइल। और ब्रोमाइड आप ढूंढ रहे होंगे कहाँ पे है। सो पहले यही ब्रोमाइड मैंने यहाँ पर है, यही इसको ही मैंने वो थोड़ा सा खोल के लिखा है, ये स्ट्रक्चर को ओपन करके सारा लिखा हुआ है। सो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें अभी मैंने ब्रोमाइड नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट स्टेप को बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रोमाइड नहीं यहाँ पर यूज़ किया। सो ये टर्शरी ब्यूटाइल है। सो ये एक स्लो स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है कि जब भी ब्रोमाइड आता है, सो इसके साथ जब ब्रोमाइड लग जाता है तो इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन। सो क्यों बोला कार्बोकटाइन, क्योंकि यहाँ पर जब भी ब्रोमाइड इसके साथ जुड़ता है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कटाइन बोलते हैं, ठीक है। सो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही एज इट लिखा है, बट ये एक्चुअल में स्लो स्टेप होगा, जिससे क्या होगा कि जो ये कार्बन होगा इसके साथ ब्रोमाइड जाके जुड़ेगा, फिर वो कार्बोकटाइन फॉर्म करेगा। कार्बोकटाइन कौन सा, जैसे ये क्या था, ये टर्शरी ब्यूटाइल था ब्रोमाइड, और जब भी ब्रोमाइड इसके साथ जुड़ता है सो ये क्या है कि यहाँ पर ब्रोमाइड आ जाता है, ब्रोमाइड नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन कटाइन। अब ये आगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये KOH कहाँ से आया, ये पीछे ही जो रिएक्शन था मैं उसी को ही बता रहा हूँ। सो पहला जो था हमारा क्या बना था, टर्शरी ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड था वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोकटाइन फॉर्म करता है, ठीक है ना। ये जैसे मैंने बता दिया, इसी के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, इसी के नेगेटिव लगा लेते हैं। तो ये जब इसके साथ जुड़ता है तो पहला स्टेप है जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन फॉर्म हो जाता है उसके साथ। अब ये सेकंड स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, जिसपे KOH जो है वो इस टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप है, पहले क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। सो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ ये ब्रोमाइड यहाँ पर लगा, तो इस पे ये क्या है, स्लो स्टेप था, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इसके साथ क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया। आगे यही जो है टर्शरी ब्यूटाइल, ये जो कार्बोकटाइन है, ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, सिर्फ इस ब्रोमाइड को छोड़ दो तो ये आगे, उसके बाद ये KOH जो पीछे हमने रिएक्शन लिखी थी उसका KOH से OH यहाँ पर आता है, और ये क्या बना देते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने जो पीछे बताया था कि ये जो रिएक्टेंट है इसी के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप बोल रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर कहाँ से आया, यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ये जो ब्रोमाइड वाला ये टर्शरी ब्यूटाइल ये जो ब्रोमाइड है, सो ये क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्राइक करता है किसी रिएक्टेंट के साथ और वो प्रोडक्ट बनाता है तो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला गया है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब कि ये जो रिएक्टेंट है ये एक सिंगल एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें या कम कर दें तो उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, ठीक है। सो ये आप रिएक्शन लिख लें, ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, ये भी डेफिनेशन लिख लें। आगे हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इस पे एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी डायग्राम है, जो कि यहाँ पर हमने एक तरफ हमने लिख लिया है, हमने एक्स एक्सिस पे लिख लिया है प्रोग्रेस के भी क्या रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और साथ में हमने वाई एक्सिस पे लिख लिया है कि भी पोटेंशियल एनर्जी के एनर्जी बढ़ाने से या कम होने से क्या रिएक्शन का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट में हमने क्या बताया था, फर्स्ट में हमने बताया था कि ये हमारा रिएक्टेंट है, और इसके साथ क्या हुआ था, ये रिएक्टेंट जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, जब इसके साथ
ये OH जो कि KOH से आया था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये मैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो एस एंड व्हेन रिएक्शन अकर थ्रू द टू ट्रांजिशन स्टेट विद द कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। कहता है ये 2 स्टेप है, यहाँ पर 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट जो है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। सो पहले क्या हुआ था कि भी जब भी जो टर्शरी ब्यूटाइल ये था, इसके साथ क्या हुआ था, अक्कर थ्रू द 2 स्टेप द कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट। कहते हैं ये जो टर्शरी ब्यूटाइल था पहले तो ये सिंपल, ठीक है, हमने बताया था कि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन था, सो इसके साथ जब ब्रोमाइड जुड़ता है तो ये क्या बना देता है, यहाँ मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरमीडिएट ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था यही हमारा इंटरमीडिएट था। पहले तो ये अकेला टर्शरी ब्यूटाइल था, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। जब ये इसके साथ क्या कहते हैं जुड़ जाता है, तो मतलब ब्रोमाइड्स के साथ जुड़ जाता है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जब ये एक सिंपल था इसे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। अब जब ये इसके साथ ब्रोमाइड यहाँ पर आके जुड़ गया, ये क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। इसे हम कटाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। सो अब आगे तरफ चलते हैं। सो ये इस स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है, द स्टेप इन्वॉल्विंग द आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। आयनाइजेशन अल्काइल ब्रोमाइड क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए अल्काइल का मतलब जो R ग्रुप है, जैसे ये अगर हम सिंपल बात करें मिथाइल की, ये क्या होता है दोस्तों, ये है जब H लग जाता है कार्बन के साथ, चार तरफ H लगा, इसे हम बोलते हैं मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अगर एक H हम इसको रिमूव कर दे तो इसे मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। सो अब इसे मिथाइल को इथाइल को हम अल्काइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेप था इसमें क्या हो रहा है, आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल, जो अल्काइल ब्रोमाइड है उसकी आयनाइजेशन हो रही है, मतलब वो टूट रहा है इन टू फॉर्म द टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। कहता है कि ये जो स्टेप है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है अल्काइल ब्रोमाइड, ये जो है इसकी ब्रेकेज होगी और क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म करेगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मतलब कि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है ये एक टाइन फॉर्म करेगा इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, मैं इसके ये आपको रिएक्शन की थोड़ा चलते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाएगा, सारी डायग्राम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारा मैंने लिखा है, आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। सो चलिए, सो यहाँ पर क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल था और ये OH कहाँ से आया, KOH से आया। ये पहली स्टेप कौन सा था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। ये कटाइन है ना दोस्तों, इसीलिए कार्बोकेटाइन। ये सारी वही रिएक्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा इसके साथ KOH स्ट्राइक होगा, KH जब स्ट्राइक होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। जब कोई चीज़ एक रिएक्शन कंज्यूम कर लेती है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए हमने बोला एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। फिर वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन ने क्या किया कि एनर्जी अपनी रिलीज की और साथ ही साथ ये जो है ब्रोमाइड को बाहर छोड़ दिया और साथ ही साथ ये जो KOH से OH था अपने साथ जोड़ लिया और फाइनली प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो ये हुआ था रिएक्शन में। अगर मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर बता भी दूं तो यही रिएक्शन है, ये जो टर्शरी ये है क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। और ये क्या है, जब ब्रोमीन, मैंने आपको पहले बताया 2 स्टेप है, जब ब्रोमीन इसके साथ जुड़ता है तो ये कटाइन फॉर्मेशन कर देते हैं, ये ठीक है ना, यहाँ पर कटाइन फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये जो पहला स्टेप ऐसा था, ये मैंने यहाँ पर इधर भी बता दिया था, ठीक है। इसके साथ जब ब्रोमाइन आया तो ये क्या इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ जिसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के साथ जब KOH जो था हमने रिएक्टेंट में ही यूज़ किया था, यहाँ पर ये जो KOH था इसका OH जो है यहाँ पर आके जुड़ जाता है और साथ ही साथ ये फॉर्म करता है और साथ ही साथ जो ब्रोमाइड होता है वो रिमूव हो जाता है। दोस्तों रिएक्शन को समझें फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो पहले स्टेप में जब इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती ना, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और बाद में आप क्या कहते हो, जब आपको डाइजेस्ट हो जाती तो फिर आप एनर्जी छोड़ देते हैं, वो क्या है एनर्जी जब आप छोड़ देते हैं रिलीज करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो था उसे हम बोलेंगे जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम जब एनर्जी एब्जॉर्ब कोई करता है तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब कोई एनर्जी रिलीज करता है उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट होना, ठीक है। जब आप सिनेमा हॉल में भी जाते हैं तो वहां भी एग्जिट लिखा होता है, ठीक है। सो आप इसको डायग्राम को ये देखिए कि ये जो सबसे जब क्या था कि रिएक्टेंट था और जब KOH यहाँ पर इसके साथ स्ट्राइक किया, इसने क्या बना दिया, इसने इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की।
इंटरमीडिएट कौन सी थी, ये था कार्बोकेटाइन। सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये जो टर्शरी ब्रोमाइड था ये KOH, ये OH किससे आया, KOH से आया। और जब ये इसके साथ जब इसके साथ इसने रिएक्ट किया और इसने क्या बना दिया, कार्बोकेटाइन फॉर्म किया। जब ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा तब तो एनर्जी क्या है, जो है एब्जॉर्ब होगी। और जब कार्बोकेटाइन जो है ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम बोलते हैं, इसे ये सारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नाम था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी ये है 3 लिखा है, ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है इसके साथ और अल्कोहल बनता है, तब एनर्जी लीज होगी। ठीक है, ब्रोमाइड मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। सो यही बेसिकली एक रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट क्या होगा कि भी जब भी टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो जब भी इसके साथ क्या है कि भी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ जब KOH जाके जुड़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मतलब बीच में बनेगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि भी फिर लास्ट में क्या प्रोडक्ट जो कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जब फाउंड हो जाता है तो साथ उसके साथ एनर्जी जो है रिलीज होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको रिएक्शन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम डायग्राम एक और चीज़ आते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अगर हम इसको स्पेशियल में देखें, स्पेस में देखें, तो अगर कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक हमने दूसरी एग्जांपल के तौर पे देखा है। सो ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज द अल्काइल हैलाइड लिखा है। दोस्तों मैंने आपको आयनाइजेशन मतलब मैंने SN1 बताया था कि आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आयनाइजेशन मतलब कि ये जो अल्काइल हैलाइड होता है ये जब टूट जाता है इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शंस होती हैं वो आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब कि अल्काइल हैलाइड टूट जाते हैं। साथ ही हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि SN1 जो है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कोई भी रिएक्शन का रेट। ठीक है, सो कोई भी रिएक्शन कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है ये एक ही सिंगल रिएक्टेंट पर जब डिपेंड करता है उसे हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है कि ये मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया जिसका नाम है ब्रोमो ऑक्टेन है। जब इसकी आयनाइजेशन हुई ब्रोमीन है जो टूट गया, या तो इसकी यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ इसकी फ्रंट साइड पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके ये फ्रंट साइड पे जुड़ जाएगा या फिर मतलब कार्बन के बैक साइड पे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, सो ये था ब्रोमाइड। सो यहाँ पर अब हम ब्रोमाइड को जोड़ना है ना। ठीक है ना, सो ये क्या बना, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब ये अगर आप देखो तो ये अगर आप ब्रोमीन को यहाँ से हटा दो, यहाँ से ब्रोमीन को हटा देते हैं तो ये अगर ब्रोमीन हट जाएगा तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये मैंने इंटरमीडिएट बनाया। और उसके बाद ये जो ब्रोमीन है यहाँ तो इसके फ्रंट साइड पे जुड़ जाएगा, ये जो यहाँ इधर जुड़ जाएगा या इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने सारी डायग्राम बताई है, ये आप आगे पढ़ भी सकते हो। यही है फर्स्ट टाइम में मैंने बताया है कि जो इसकी आयनाइजेशन हो रही है और क्या बन रहा है, ये हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है। उसके साथ जो ब्रोमीन जो होगा जहाँ तो इसकी फ्रंट साइड पर जुड़ जाएगा, जो ये जो कार्बोकेटाइन है ना इसके यहाँ आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पीछे जुड़ जाएगा, यही आगे कौन जुड़ेगा, मतलब ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा। जब भी ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जब ये ऐसे ही था, सिंपल था। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन होगी, ये टूट गया और टूटने के साथ अब ये आप पूछोगे कि ये तो अब ये इसकी जब इसके कार्बोकेटाइन मतलब इसने जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर भी हम इसको पॉजिटिव चार्ज कर दें तो अब हमें ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेटली इसके साथ कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड ही जुड़ेगा। सो ये जो KOH है ये कहाँ से आया, ये आया KOH से। सो यहाँ तो ये OH आगे की तरफ जुड़ेगा या ये OH पीछे की तरफ जुड़ेगा। अगर फ्रंट साइड पे जुड़ेगा तो ये हमें रेसिपिंग मिक्सचर देगा, मतलब ये दो प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव आ जाता है और एक पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं S2 हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि ब्रोमो ऑक्टेन है। ठीक है ना, सो ये ऑक्टेन होता है, ब्रोमो उसके बाद मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, 8 जिसमें कार्बन हो। ठीक है ना, सो ये क्या है कि ब्रोमो ऑक्टेन है। सो इसमें क्या था कि ब्रोमीन जो है जब इसके साथ
जुड़ा हुआ था तो ये इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म किया, कार्बोकटाइन फॉर्म किया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ ब्रोमीन रहा। और जब ये जो OH था ये कहाँ से आया, KOH से आया। अब ये OH यहाँ तो इसकी फ्रंट साइड पर जुड़ जाएगा या इसकी बैक साइड पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। सो इसके फ्रंट साइड पे जुड़ेगा तो इसे रैस्मिक मिक्सचर बोल देंगे, ये दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यही आप मैंने लिखा हुआ है। और इसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं इसी की वजह से, ठीक है। सो ये क्या है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरिक ओरिएंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन की अगर हम स्पेशियल पे देखें तो ऐसी इसकी डायग्राम बनेगी, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट की तरफ। रीअरेंजमेंट की अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट चल रहा है, अरेंजमेंट फिर से, ठीक है, री का मतलब फिर से। अगर ये क्या है, मैंने फिर एक अनदर कंपाउंड लिया है जिसका नाम है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। सो ठीक है, इसमें नियोपेंटाइल 5 जो पेंटाइल 5 कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि भी ये ब्रोमाइड है, इसमें मैंने क्या इसमें ऐड किया। अगर हम SN1 की रिएक्शन देखा जाए तो इसमें हमने ये इसको जो था इथाइल अल्कोहल को ऐड किया इसी रिएक्शन में, तो हमारा क्या बना, ये कंपाउंड बनेगा। दोस्तों ये कंपाउंड जो है ये क्या है कि ये कंपाउंड इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये ठीक है, ये इसे बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि मिथाइल की जो पोजीशनिंग यहाँ पर आ रही है इसलिए ये बन जाएगा यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट। और ये जो ऐड किया ये हम जाके इसके नीचे जाके ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम SN2 की रिएक्शन की बात करें, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि सेम है कि ये जो नियोपेंटाइल है इसमें हम सेम इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे और ये जो है सिंपल बन जाएगा नॉर्मल प्रोडक्ट। बट अगर SN1 की रिएक्शन करें तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी होती है कि जब भी आप नियोपेंटाइल में इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं तो इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, मतलब उसी रिएक्शन में पहले मिथाइल शिफ्ट होगा। ये जो मिथाइल है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। जब ये मिथाइल यहाँ पे आ जाए और इसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। और ये वाला जो मिथाइल है ये जो इसके नीचे लगा था मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कर दिया है, ठीक है, इसको ऊपर लगा दिया। सो इसलिए टर्शरी पेंटाइल कार्बोकटाइन फॉर्म में होगा और उसके बाद लास्ट में जो हमने ऐड किया था इथाइल अल्कोहल वो जाके नीचे की तरफ जुड़ जाएगा, ठीक है। सो ये भी रीअरेंजमेंट है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें कि फर्स्ट के SN1 रिएक्शन की होती है, ठीक है। SN1 और SN2 का हम रिएक्शन का डिफरेंस भी करेंगे, ठीक है। सो फैक्टर फैक्टिंग द SN1 कहता है कौन कौन से फैक्टर हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आ गया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 और SN2 किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। पहले तो आ जाता है सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट है, सो सॉल्वेंट में बताया कहता है सॉल्वेंट यूज फॉर डिटर्मिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आइदर द रिएक्शन इज, कहता है कि भी सॉल्वेंट डिटर्मिन करता है कि आइदर द रेट ऑफ रिएक्शन इज SN1, कि कौन सा भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, हम अपने अल्काइल हैलाइड के साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट, वो हमें बताता है जो कि वो रिएक्शन जो है SN1 है या SN2 है, ठीक है। सो सॉल्वेंट भी एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है, मैंने लिखा भी हुआ है, सॉल्वेंट इज यूज टू डिटर्मिन कि आइदर द रिएक्शन इज SN1 और द SN2। सेकंड स्टेप आ जाता है कि उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, कहता भी कभी भी ये देखो मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया कि जैसे ये मेरा रिएक्टेंट था, इसके साथ मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाके जुड़ गया, ठीक है ना। जब भी कोई क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्टेंट के साथ जुड़ता है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द, कहता है न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कोई फैक्टर नहीं डालती रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। सो एक और फैक्टर है, वो फैक्टर कौन सा है, द कार्बोकटाइन आर द, ठीक है। सो कहता है द मोर द कार्बोकटाइन आर, कहता है जितनी जल्दी कार्बोकटाइन फॉर्म होगा उतना ही वो एंड द रेडली विल बी द SN1 रिएक्शन, कहता है जितनी जल्दी कार्बोकटाइन, मैंने आपको बताया था ना इसके बीच में कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, जितनी जल्दी कोई अल्काइल हैलाइड कार्बोकटाइन फॉर्म कर देगा उतना ही जो है कि उतना ही वो जो है SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। सो पहले क्या है, ये मैंने यहाँ ऑर्डर लिखा है, ये टर्शरी है, टर्शरी के साथ मैंने यहाँ जहाँ ब्रोमीन लिखता है मैंने आयोडीन लिख दिया है, ठीक है ना। सो इसकी जो कुछ ऑर्डर टर्शरी जो ये टर्शरी यहाँ में से अल्काइल हैलाइड भी बोल जाते हैं, जो टर्शरी वाला वो उसकी पोजीशनिंग पहले में नंबर आती है, सेकेंडरी जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं ना, उसके साथ फिर ये सेकंड आ जाता है। इसकी जो स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट आ जाता है प्राइमरी की। सो स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि कोई भी जो SN1 रिएक्शन है वो कितनी जल्दी कार्बोकटाइन फॉर्म करता है, ठीक है ना। सो ये है कि हमने ये बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम टर्शरी
टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये जो जब इसके साथ आयोडीन लगेगा तो ये जल्दी क्या करेगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन देगा। उसके साथ अगर हम ये बता दें कि भी कोई जो प्राइम सेकेंडरी लगा होगा, इसके साथ अगर क्लोरीन लगा होगा तो ये क्या है, SN1 रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं देगा, सबसे फास्ट ये वाला देगा टर्शरी आयोडाइड, तो उसके बाद टर्शरी ये सेकेंडरी जो है क्लोराइड, उसके बाद लास्ट कौन सा है, प्राइमरी आयोडाइड। ठीक है, सो ये प्राइमरी जो है पहले ऑर्डर आएगा कि डिपेंड करता है कि भी कोई भी, हमने यहाँ पर बात करनी है कि स्ट्रक्चर का अल्काइल हैलाइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो उसने बोला है कि भी इधर जितनी जल्दी कोई स्ट्रक्चर जो है, ये जो अगर टर्शरी वाली स्ट्रक्चर है ये जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म करती है, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाली अगर करेगी तो उसका ये ऑर्डर आएगा, और जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की जो है उस पर SN1 रिएक्शन जल्दी नहीं आएगा। ठीक है ना, सो ये कुछ मैंने बताया कि स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल करती है कि भी अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई टर्शरी वाली स्ट्रक्चर है तो वो जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगी, प्राइमरी सेकेंडरी वाली जो स्ट्रक्चर है वो उसके बाद कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगी प्राइमरी वाली, ये ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। ठीक है, सो SN1 इज अ रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप है, SN1 रिएक्शन जो है फर्स्ट स्टेप द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बाय द रिमूविंग ऑफ द लीविंग ग्रुप। कहता है भी कोई भी लीविंग ग्रुप के ऊपर भी है कि जो ये यहाँ पर हमने एक हैलाइड लगाया होता है कि ये कितनी जल्दी लीव करता है, उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है, ये हमारे जो रिएक्शन का डिपेंड करता है SN1 और SN2 पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई जो ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है ये कितनी जल्दी ये जो हमारे अल्काइल हैलाइड को जल्दी लीव कर देगा, उस पर भी SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, सो पहले जो है आयोडाइड ये जो है जल्दी लीव कर जाए, उसका ब्रोमाइड जो है, ठीक है ना, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, ये जो है इसकी लीविंग जो जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन पे SN1 रिएक्शन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है ना, कोई लिविंग ग्रुप किस अल्काइल हैलाइड पे लगा है तो वो भी SN1 रिएक्शन पर क्या असर डालता है, तो ये है इसका, आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों SN1 और SN2 पे क्या डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है SN1 और SN2 जो है इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर कनेक्टिव्स फॉलो हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इस पे सेकंड ऑर्डर है। ठीक है ना, सो इस पे जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर है। उसके बाद ये मैंने आपको सारी इसकी रिएक्टिविटी बताई है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल है ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद प्राइमरी ये इस पे कुछ इस तरह से आएगा। इस पे पहले ये मैंने बता दिया है यहाँ पर मिथाइल हैलाइड। सो ये है हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आ जाता है इसका सीक्वेंस हैलाइड का। ठीक है ना, सो ये प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, इसका ऑपोजिट है एज कंपेयर टू SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इसमें स्लो रीअरेंजमेंट, जो मैंने आपको रीअरेंजमेंट बताया था, इसमें स्लो रीअरेंजमेंट होता है, वेयर एज पीछे ये इसमें नो रीअरेंजमेंट। SN2 में मैंने आपको बताया था, ऊपर मैं रिएक्शन बताई थी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, पर SN1 की बता रहे तो इसमें मिथाइल शिफ्ट हुआ था, इससे ये सारी रिएक्शन फॉर्म हुई थी। ठीक है, सो जो कुछ भी पढ़ाया गया वही आगे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर करेक्टिव फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि फेवर इन द, ये देखो जो SN1 है ये न्यूक्लियोफाइल चाहिए इसके लिए, और जो इस पे हम बात करें इस पे फेवर इन द, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की चाहिए और इस पे हाई कंसंट्रेशन चाहिए। तो SN1 और SN2 को दोनों को न्यूक्लियोफाइल, बट एक में क्या कहते हैं कम चाहिए, एक में ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद एक और इन्वॉल्व द कार्बोकेटाइन, मैंने भी सारी रिएक्शन बताई थी दोस्तों। जब तक रिएक्शन क्लियर नहीं होगी कुछ समझ नहीं लगेगा, सो पहले रिएक्शन को अच्छी तरह से पढ़िए। इन्वॉल्व, ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इंटरमीडिएट करता है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, SN2 रिएक्शन में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि ये जो कंपाउंड है, जैसे पहले आ गया इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इथाइल अल्कोहल ये कंपाउंड है, इसकी ये स्ट्रक्चर मैंने बता दी C5। ठीक है, मिथाइल होता है CH3, ये इथाइल है। सो इसे क्लोरो इथेन भी बोलते हैं और ब्रोमो क्लोरो इथेन भी बोलते हैं। ये जो मैंने ये बनाया हुआ, ठीक है ना, ये 2 है। सो इस पे ये कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं।
सो इस पे जब HCl कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये है मीथेन। मीथेन ये इथेन है, इथेन पे हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट कर देते हैं तो इथाइल क्लोराइड बन जाता है। सो ये दोस्तों एज इसको यूज़ किया जाता है इन द सिंथेसिस। इथाइल सेलुलोज को बनाने में भी हम इसको इथाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसको इंजेक्शन में भी यूज़ करते हैं कॉज टू प्रिवेंट द पेन, मतलब कि अगर पेन कहीं भी हो रही तो इथाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स बंदे जो स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं, एथलीट होते हैं, अगर उनको माइनर इंजरी है तो इथाइल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। मसल की कोई इंजरी है तब भी। उसके बाद उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। दोस्तों क्लोरोफॉर्म कहाँ से बना है, क्लोरोफॉर्म बना है अल्केन जो था, ये जो हम मीथेन बनाया, जब इसके 3 हाइड्रोजन चले जाते हैं और उसकी जगह पर क्लोरीन लग जाता है तो उसे 3 क्लोरीन लग जाते हैं, उसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो इसकी जो यूजेस हैं, ये एनास्थीसिया बेहोश में, बट ये क्या है कि इसके साथ रेस्पिरेशन हमारा फेलियर हो जाता है और कार्डिक हार्ट फेलियर होने की और रेस्पिरेशन फेलियर होने के कारण इसलिए हमने इसको बंद कर दिया और इसकी और एनास्थेटिक से रिप्लेस कर दिया। इसको हम क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं और फायर एक्सटिंग्विश की तौर पर भी यूज़ करते हैं फायर को बुझाने में, और साथ ही इसको जब हम माइन की टेस्टिंग करते हैं तो उस पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट है ट्राईक्लोरो इथिलीन आ जाता है, ठीक है ना। सो ये इसका क्या कहते हैं, एक और नाम है 1,1 ट्राईक्लोरो इथाइलीन है, ठीक है। और ये एक सिंथेटिक लाइट और वोलाटाइल है, ठीक है। मतलब ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होता है, लाइट सेंसिटिव है और ये एवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर में, आग नहीं लगती, नॉन इन्फ्लामेबल, और थोड़ा सा इसका स्वीट स्मेल भी है, ठीक है। इसकी स्मेल बदबू ही कहते हैं वैसे, ठीक है ना इसकी, ठीक है। स्वीट जो है क्योंकि फ्रेगनेंस होती है उसकी, फ्रेगनेंस खुशबू होती है, सो इसकी कुछ तरह की स्वीट स्मेल भी है। सो उसके बाद हम बात करें कि इसको हम कोई भी ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते कोई हमारे इसको सॉल्वेंट की तरह पे यूज़ करते हैं, क्योंकि कई कंपाउंड को हमने जब डिज़ोल्व करना तो एज हम सॉल्वेंट उस पर यूज़ करते हैं कंपाउंड को डिज़ोल्व करने में। सो इसको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो ऑयल को प्लांट में से हमने अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट करने तो उस पर भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद टेट्राक्लोराइड है, ये भी इसको हम टेट्राक्लोरोइथेन भी बोलते हैं, ये भी नॉन इन्फ्लामेबल है, कलरलेस है, वॉलेटाइल है, ये इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। सो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि ट्राईक्लोरो इथाइलीन जो है उसको हम एज अ डीकैफिनेशन ऑफ कैफीन, डीकैफिनेशन का मतलब होता है कि कॉफ़ी में से अगर कैफीन को निकालना उसे डीकैफिनेशन बोलते हैं। इसको क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं मेटल में, जब मेटल को क्लीन करने के लिए, क्लींजिंग एजेंट टू क्लीन द मेटल पार्ट, कहता है अगर कोई भी मेटल है उसको क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, ट्राईक्लोरोइथाइलीन, ठीक है। जो टेट्रा है वो उसका मैंने बता दिया, उसका नाम बता दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी, ये भी नॉन इन्फ्लामेबल है। उसको टेस्टिंग एज अ कोल इंटरेस्टिंग में भी इसको टेस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको पेंट एंड द नेगेटिव सिनेमा, अगर कि इसको पेंट में भी जो पेंट होता है उसको भी क्लीन करने के लिए, ठीक है, टू क्लीन द पेंट्स एंड द नेगेटिव सिनेमा फिल्म्स, उनको भी क्लीन करने के लिए, पेंट और नेगेटिव जो सिनेमा फिल्म होती हैं उनको क्लीन करने के लिए। और टाइपराइटर करेक्शन फ्लूइड, ठीक है, अगर जो हम टाइपराइटर में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी हम इसको फ्लूइड के तौर पे टेट्राक्लोरोइथाइलिन को यूज़ करते हैं। उसके बाद डाईक्लोरो आ जाता है, डाईक्लोरो मीथेन आ जाता है, डाईक्लोरो ये भी क्लियर ऑर्डरलेस, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसको भी हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं कोई कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें कार्बन आता है, ठीक है। सो फूड इंडस्ट्री में इसको डीकैफिनेशन का मतलब कि कॉफ़ी में से अगर हम कैफीन निकालते हैं उसे हम डीकैफिनेशन बोलते हैं। अगर टेट्राक्लोरोमीथेन की ये स्ट्रक्चर बताई हुई है, इसको भी हम एज सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं फॉर टू डिसॉल्व द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और साथ ही साथ इसको जो है कि हम जो रिमूविंग द हुक वॉर्म जो है मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ जाते हैं उस पर हम इसको यूज़ करते हैं। और आइडो जो फॉर्म है उस पर हम इसको आइडोफॉर्म को, ये इसका फार्मूला लिखा है, ठीक है, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। सो ये एक और ऑर्गेनिक हैलोजन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है अल्काइल के साथ क्या लगा हुआ है, एक हैलोजन लगा हुआ, ठीक है। हैलोजन क्या होते हैं, आयोडीन ब्रोमाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे हैलोजन गैसेज है। सो इसको यूज़ करते हैं एज हम क्या कहते हैं सर्जरीज में भी यूज़ करते हैं, जब यूज टू स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट की सफाई के लिए, जब भी हम सर्जरी से पहले जो इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसको क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाँ एक आता है एंटी नॉकिंग। दोस्तों ये एंटी नॉकिंग आया था यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो दोस्तों एंटी नॉकिंग का क्या मतलब है कि जो ये इथाइल क्लोराइड है ये एंटी नॉकिंग है। एंटी नॉकिंग का मतलब है कि ऑक्टेन को बढ़ाना, ऑक्टेन नंबर ऑफ ग्रुप्स को बढ़ाना। मैं यहाँ पर ही आ जाता हूँ, ठीक है। सो
यहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारा कौन सा कंपाउंड था, हाँ कंपाउंड था इथाइल क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं एंटी नॉकिंग, ठीक है। इथाइल क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग क्या कि जब भी किसी ऑक्टेन नंबर बढ़ाना, मतलब कि कार्बन के नंबर को बढ़ा देते हैं, उससे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो फ्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो जल्दी क्या कहते हैं कि भी एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। कहता है कोई भी अगर रिएक्शन, क्योंकि अगर कोई भी फ्यूल है उसको हम उसके अंदर ऑक्टेन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो एक्टिंग एंटी नॉकिंग का मतलब होता है कि अगर रिएक्शन को तेज़ करना है तो नंबर ऑफ ऑक्टेन ग्रुप बढ़ा देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाता है, ठीक है ना। डीकैफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। एक थिकनिंग भी मैंने बताया होगा, ठीक है। थिकनिंग एजेंट वो किसका था मैं आपको बता देता हूँ। हाँ यहाँ पर ये थिकनिंग एजेंट, एक बारी यहाँ पर चलते हैं। सिंथेटिक सेमीटिक वोलेटाइल, यहाँ पर थिकनिंग एजेंट नो, हाँ जी यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ थिकनिंग एजेंट भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। थिकनिंग एजेंट का मतलब है कि जिससे विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है। किसकी विस्कोसिटी? कोई सब्सटेंस कोई संगना, मतलब उसको गाढ़ापन करना उसे कहते हैं, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाना। आप जब भी पढ़ोगे कंपाउंड के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। सो टेट्राक्लोरोइथाइलीन भी हम जो पढ़ रहे हैं वो ड्राई क्लीन जो है इसको यूज़ करते हैं जो कपड़ों को ड्राई क्लीन करने में, मतलब कि ये क्लीनिंग पर्पस, ड्राई का मतलब सूखा और क्लीनिंग जो फ्लूइड है, सो इसको ये क्लीनिंग फ्लूइड है, सो इसको ड्राई क्लीन में भी हम एज ए यूज़ करते हैं टेट्राक्लोरोइथाइलीन को। द कलरलेस लिक्विड वाइडली यूज टू ड्राई क्लीन ऑफ फाइबर। कहता है कि जो ड्राई मतलब सूखी जो क्लीनिंग होती है इसको एज अ फ्लूइड यूज़ किया जाता है कपड़ों को ड्राई क्लीन कराने में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ये जो हम पढ़ रहे थे S1 S2। और एक फ्यूमिगेशन का भी आएगा। अगर फ्यूमिगेशन का मतलब कि पेस्ट कंट्रोल करते हैं, जो कीड़े मारते हैं उसे हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यही था SN S2 रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। आप एक बार मैं इसको धीरे से करता हूँ, सारा आपको दिखा देता हूँ ताकि भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए फ्यूमिगेंट का कि कोई भी ये प्रोसेस है जिसे हम पेस्ट क्लीन करते हैं, ठीक है ना। डीकैफिनेशन का कॉफ़ी में से कॉफ़ी में से कफ़ीन निकालना उसे बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉफ़ी में ज़्यादा कफ़ीन होती है, टी में कम कफ़ीन होती है। थिकनिंग एजेंट विकोसिटी को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये एंटी नॉकिंग का मतलब ऑक्टेन नंबर ऑफ ग्रुप्स जब बढ़ जाते हैं, सो कार्बन नंबर बढ़ जाते हैं, उससे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द S1 and S2 रिएक्शन। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।